तुम बताओ। अब दीवानी मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है, ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? सही है। तुम बताओ। दीवानी मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकता है, ये बात सही है कि गलत है? सही है। तो किसी भी तरह का मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकता है, लेकिन कहां से? सिर्फ हाई कोर्ट से। ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन आता है? महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली। तुम बताओ, कलाया था। तुम बताओ, दमन दीव किस हाई कोर्ट के अंदर आएगा? अंडमान निकोबार। बॉम्बे हाई कोर्ट, दादरा नगर हवेली वो दमन दीव एक ही हो गया ना। ठीक है। तुम बताओ, कलाया था। कितने ऐसे यूटी हैं जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है? दो। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ठीक है। तुम बताओ, चंडीगढ़ किस हाईकोर्ट के अंदर आता है? पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। तुम बताओ, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट है कहाँ? चंडीगढ़ में है। ठीक है। तुम बोलो जी, मनु बाबू, अंडमान निकोबार किस हाईकोर्ट के अंदर आता है? कलकत्ता हाईकोर्ट। इधर उधर कुछ नहीं, आंसर सीधा है। ऐसे वैसे करने में मार दोगे मद्रास, हमको सब पता है। हाँ, ऐसे फिर करोगे, ऐसे ही बगल में ले लेते हैं इस जगह, मद्रास हाईकोर्ट बगल में है। ठीक है। उतना दूर पहुंच नहीं पाएगा, बीच में दिल्ली हाईकोर्ट है। पुदुचेरी, केरल देख रहा है। पुदुचेरी, मद्रास, लक्षद्वीप, केरल। देखो यही एक दो है जिसमें कंफ्यूज हो गए, और किसी में कंफ्यूज नहीं होगे। जो एक बार पढ़ लिए हो कंफ्यूजन नहीं होगा। दादरा नगर हवेली पूछा भी है, मोटा मोटी इर्द गिर्द घूमोगे तो मार दोगे बम्बई। ठीक है। कहाँ है दादरा नगर हवेली? किस जगह है? गुजरात और महाराष्ट्र के पास ही है, बीच में। तो या तो गुजरात होगा या मुंबई होगा, लेकिन एक बार अगर पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा। कंफ्यूजन होता है इसी में, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये तीन है जिसमें कंफ्यूजन होता है। तो लक्षद्वीप है केरल में, पुदुचेरी मद्रास, अंडमान निकोबार कोलकाता। कर्नाटक हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? कर्नाटक हाईकोर्ट 48, 28, 84। ठीक है। 84, 1884। ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 66। ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट 62। बॉम्बे हाईकोर्ट 62। कलकत्ता हाईकोर्ट। हाईकोर्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? किस? 61। 61 किसने पारित किया? ब्रिटिश संसद में। ठीक है। हाईकोर्ट अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? ब्रिटिश संसद के द्वारा। वहां से पारित होकर आया था, यहाँ पारित नहीं हुआ था। ध्यान देना जी, ये सब गलती हो जाएगा, ये सब समझो। ठीक है। अगर पूछा जाए हाईकोर्ट अधिनियम 1861 कहां से पारित हुआ है? ब्रिटिश संसद से। ठीक है। सबसे लेटेस्ट स्थापित हाईकोर्ट कौन सा है? तेलंगाना हाईकोर्ट। तेलंगाना का स्थापना 2019। आंध्र प्रदेश का स्थापना 2019। नया राज्य कौन सा बना है सबसे लेटेस्ट? तेलंगाना। और हाईकोर्ट सबसे लेटेस्ट आंध्र प्रदेश। बताए थे ना, तेलंगाना का स्थापना 2014 में हुआ, लेकिन 2014 से बाद से लेकर एक ही हाईकोर्ट, जो हैदराबाद हाईकोर्ट था, वही दोनों का कॉमन था। बाद में 2019 में आके तेलंगाना का अलग हो गया, जो कि हैदराबाद में जो था वही तेलंगाना का हो गया, लेकिन नाम बदल गया अभी तो। अब खाली तेलंगाना का हुआ, क्या बोलेंगे उसको? तेलंगाना हाईकोर्ट। और हैदराबाद, सॉरी, आंध्र प्रदेश जो है वो अपना अमरावती में नया हाईकोर्ट स्थापित कर लिया। ठीक है। सिक्किम हाईकोर्ट की स्थापना 75। झारखंड 2000। ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब 2000। ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्राधिकार किस हाईकोर्ट का है? इन रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब जितने राज्य हैं उसमें उसके नंबर के हिसाब से सबसे अधिक कौन है? गुवाहाटी। कितने राज्य हैं? कौन कौन सा? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है। चलो, राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ अवस्थित है? जोधपुर। उत्तराखंड हाईकोर्ट, उड़ीसा, बहुत अच्छा, भुवनेश्वर करके आएगा, ध्यान देना, कटक में। केरल हाईकोर्ट एर्नाकुलम। एर्नाकुलम।
एर्नाकुलम में ही एक शहर है कोच्चि, ठीक है। एग्जाम में हम बोले हैं कई बार पूछा गया है कि कहाँ है, वहां कोच्चि और एर्नाकुलम दोनों डाल देता है, तो आंसर क्या करोगे, एर्नाकुलम, ठीक है। किस शहर में अगर कभी पूछ ले तो कोच्चि, ये क्वेश्चन वैसे गलत है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर उतना दिमाग लगाता नहीं है, पूछ लिया कहाँ अवस्थित है, वो आंसर हमेशा क्या लेगा, एर्नाकुलम। लेकिन अगर एर्नाकुलम नहीं है तो आंसर क्या होगा, कोच्चि। बोले थे एर्नाकुलम जिला है, इसी जिला में एक शहर है, इसका क्या नाम है, कोच्चि, ठीक है। और उसी शहर में कौन क्या अवस्थित है, केरल हाईकोर्ट, ठीक है। तो यहाँ आंसर दोनों सही हो सकता है, पर एग्जाम में हमेशा याद रखोगे अगर एर्नाकुलम है तो 90% चांस है आंसर वो क्या लेगा, एर्नाकुलम। नहीं है तब तो कोच्चि होगा, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ बताया, जोधपुर। गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर। याद है ये सबको, ठीक है। तो कल हम लोग हाईकोर्ट में बहुत कुछ देख चुके थे, आज थोड़ा बहुत और देखेंगे, और हाईकोर्ट में जो भी बचे कुछ चीजें वो सब हम लोग निपटा के खत्म करेंगे, ठीक है। इसमें बचा क्या है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित कुछ तथ्य, ठीक है। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित कुछ चीज तो ऑलरेडी तुम जान रहे हो, क्या क्या जान रहे हो, बोलो क्या जानते हो, क्या जानते हो जी, कुछ नहीं ठीक है। तो हाई कोर्ट जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते थे, वैसे हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश होते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट में तुमको नंबर याद रखने हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में सामान्यतः कोई नंबर याद नहीं रखना है, जितने जरूरत होंगे जिस हिसाब से, क्योंकि जैसे केस होते हैं जितने ज्यादा केस होंगे उस हिसाब से, और इसी हिसाब से तुम देखोगे अलग अलग हाई कोर्ट में जजों की संख्या क्या है, अलग अलग है, ठीक है। कहीं बहुत अधिक होगा, कहीं बहुत कम होगा, इसके आधार पर भी हम लोग वर्गीकृत करेंगे आगे चल के। हाई कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो याद रखना है कि सबसे बड़ा बताओ क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे सॉरी क्या बोलते हो, जजों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है, ये सब चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं न्यायाधीशों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, ठीक है। सबसे पहले योग्यता, कि भारतीय नागरिक होने चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस है कि भारत में कोई जज बनेगा और तुम किसी नेपाली को बना दोगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा, इसीलिए भारत में जज हो, राष्ट्रपति हो, ये सब कौन होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए, ठीक है। तो पहला भारतीय नागरिक, ये तो एक सामान्य योग्यता है। मेन जो तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है वो है ये वाला। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए, बोलो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता होना चाहिए, या नहीं तो 5 साल तक जज होना चाहिए, ये हम लोग पढ़े हुए थे। और ये दोनों कंडीशन भी अगर फॉलो नहीं हो रहा है दोनों में से कोई एक, तो राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का ज्ञाता होने चाहिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी दो कंडीशन है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो क्या कंडीशन है कि किसी हाईकोर्ट में उसको 10 साल तक क्या होना चाहिए, अधिवक्ता। अगर वो हाईकोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता है तो वह हाईकोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल है, याद रहेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी कंडीशन है, एक या एक से अधिक हाईकोर्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सर्विस क्या करना होगा, लगातार, ठीक है। तो अगर एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में 10 साल तक लगातार कोई अधिवक्ता है तो वह हाईकोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल है, या नहीं तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहना चाहिए। न्यायिक पद, इसमें कोई भी न्यायिक पद आ जाएगा, इस न्यायिक पद पर वह 10 साल तक अगर लगातार है तो भी वो हाईकोर्ट जज बन सकता है। तो दो कंडीशन है, सामान्यतः कौन सा कंडीशन फॉलो होता है, ऊपर वाला, कि 10 साल के लिए अगर कहीं पे भी अधिवक्ता है तो वह एलिजिबल हो जाएगा हाईकोर्ट जज बनने के लिए, कोई दिक्कत। बढ़े आगे। अगर पूछा जाए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। हाईकोर्ट जज की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो याद रखोगे हाईकोर्ट जजों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसी के परामर्श से, किसके परामर्श से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसके परामर्श से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इनसे परामर्श लेंगे। इसके अलावे जिस राज्य में हाईकोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करेंगे, किससे परामर्श करेंगे, राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल। और अगर मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करना है तब तो यही दोनों से करेंगे, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावे किसी और को नियुक्त करना है तो उसमें मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लिया जाता है, समझ में आ गया। किसी भी हाईकोर्ट में जजों का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन क्या अपने मन से करते हैं, किसी से परामर्श लेंगे, तो परामर्श से। पहला किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा किससे, राज्यपाल, और तीसरा अगर मुख्य न्यायाधीश है तब तो यही दोनों। और अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावे कोई अन्य न्यायाधीश है तो फलाने यानी जिस भी हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले हैं वहां के
मुख्य न्यायाधीश से भी चर्चा करेंगे, यानी उससे भी परामर्श लेंगे। कोई दिक्कत? तो अगर पूछा जाए बताओ इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो क्या होगा आंसर? किस अनुच्छेद में जज के नियुक्ति की चर्चा की गई? अच्छा, जज का ये कल हम लोग पढ़े थे ना, अनुच्छेद कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? 214 से 231, ठीक है। इसमें से सबसे पहले अगर हम लोग नियुक्ति का चर्चा करेंगे तो नियुक्ति का चर्चा किस अनुच्छेद में आएगा? अगर एक ऊपर से पूछा जाए तो 217 किसमें आएगा? 217। ये भूल गया सब क्या जी? पढ़ाए थे ना ये अनुच्छेद सारा बढ़िया से। तो 217 एक में नियुक्ति की चर्चा की गई है और ये कहा गया कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद है शपथ। यही बहुत बच्चा गलती करता है। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। पर इनको शपथ कौन दिलाएंगे? अगर शपथ दिया जाए तो राज्यपाल। जिस राज्य में ये जाएंगे वहां के राज्यपाल। तो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। और शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 219। किसमें क्या गया है? अनुच्छेद 219। नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? 217 एक में। किसमें क्या गया है? 217 एक। तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति और शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, ठीक है। इनका कार्यकाल 217 एक में ही इनका कार्यकाल भी है। और कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष। कितना होता है? 62 वर्ष, ठीक है। 62 वर्ष की उम्र, ठीक है। 62 वर्ष की उम्र क्या हुआ? 217 11 लिख दिए अब, ठीक है। 217 एक, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष की उम्र। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना था? 65 वर्ष की उम्र। और इनका कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र, ठीक है, याद रखोगे। और इसकी भी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? 217 एक में। उसी में है कि नियुक्त होंगे और नियुक्त होने के बाद कितने वर्ष तक वो बने रहेंगे? 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। चाहे मुख्य न्यायाधीश पूछे या अन्य न्यायाधीश पूछे, सभी का कार्यकाल कितना होगा? 62 वर्ष की उम्र। और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सभी का कार्यकाल कितना होगा? 65 वर्ष की उम्र, ठीक है। पद विमुक्ति, पद से हटाने का क्या तरीका है? सेम वही तरीका है जो कि क्या बोलते हो, सुप्रीम कोर्ट जज का है। याद रखोगे, सुप्रीम कोर्ट जज के समतुल्य, ठीक है, जज के समतुल्य। अब कई बार ये पूछा जाता है कि कौन हटाएगा इनको, ठीक है। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहीं ये विधानमंडल में तो नहीं हटेंगे, ठीक है, क्योंकि राज्य में। तो याद रखोगे, जज चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, दोनों को हटाने का प्रक्रिया संसद में ही लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा? संसद में। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसा नहीं हाई कोर्ट का राज्य में लाया जाएगा, नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं, और हम लोग नहीं कहते, ये संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 218 में। किसमें लिखा हुआ है? 218, कि हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी वैसा ही होगी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की। उसमें यह कहा गया है कि कुछ मामलों में सेम अनुच्छेद, जैसे 224 124(4), सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया किसमें है? 124(4). और 124(25) में, सॉरी 124(5) में क्या है कि संसद ये कानून बनाएगा, मतलब ये तरीका बनाएगा। नहीं याद है तुम लोग को? फिर से रिपीट करते हैं। 124(4) में संसद के द्वारा जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। और 124(5) में कहा गया है कि ये प्रक्रिया का नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। 218 में ये कहा गया है कि 124(4) और 124(5) हूबहू फॉलो होगा किसमें? हाई कोर्ट के जजों में। और 124(4) में क्या है? हटाने की प्रक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 218, ठीक है, 218। और इसमें क्या कहा गया है कि इनको हटाया जाएगा 124 के 4 के तहत, ठीक है, याद रखोगे। 218 में इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। इसके बाद है सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज का जब हम लोग चर्चा किए थे कि सेवानिवृत्ति के बाद ये कहां वकालत करेंगे, तो आंसर था कहीं भी नहीं। देश के किसी भी कोने में ये वकालत नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के जज की अगर चर्चा करेंगे तो ये दूसरे हाईकोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। दूसरे हाईकोर्ट में कौन सा? यहाँ पे पेज है। जिस जिस हाईकोर्ट में वो सर्विस दिए हैं, उस हाईकोर्ट में वो कभी भी प्रैक्टिस रिटायरमेंट के बाद नहीं करेंगे। जिस हाईकोर्ट में वो कभी सर्विस नहीं दिए हैं, वहां वो प्रैक्टिस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में तो करेंगे ही करेंगे। समझ में आ गया? तो रिटायरमेंट के बाद हाईकोर्ट के जज प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? आंसर है हाँ। कहां कर सकते हैं? वैसे हाईकोर्ट जहां पर उन्होंने लाइफ में कभी भी सर्विस नहीं दिया।
जैसे अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है और एक जज मान लो 4 हाई कोर्ट में सर्विस दिया है और उसके बाद वो रिटायर हो गए, तो कितने जगह ये नहीं कर सकते हैं उन चारों में। इसके अलावा बाकी हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो फ्री है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो नहीं, ठीक है, तो याद रखोगे। इसके बाद है त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देंगे? हाईकोर्ट के जज त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को, ठीक है, तो याद रखोगे। त्याग पत्र अगर पूछा जाए तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को, ठीक है, याद रखना। यही सब थोड़ा थोड़ा चीज है जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है और बच्चा एग्जाम में जाके कंफ्यूज जाता है। पहला हम लोग क्या बताए? पहला हम लोग बताए नियुक्ति। क्या बोले? नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, इनको गड़बड़ होता है, ठीक है। क्या इनका ट्रांसफर हो सकता है क्या एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में? तो आंसर है हाँ। अगर पूछा जाए क्या इनका ट्रांसफर हो सकता है, तो आंसर है हाँ, हो सकता है। तो ट्रांसफर करेगा कौन? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। याद रखोगे, ट्रांसफर इनका कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति सीजीआई के सलाह से, ठीक है, याद रखोगे। इनका ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है ट्रांसफर? राष्ट्रपति। याद रखना, अगर हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर का चर्चा किया जाए तो इनका ट्रांसफर करेगा राष्ट्रपति, करेंगे राष्ट्रपति। और किसके परामर्श से? सीजीआई के परामर्श से। सामान्यतः इन सारे चीजों के लिए ही बना हुआ है कोलिजियम। क्या बना हुआ है? कोलिजियम। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कब, ठीक है, तो उसमें तुम लोग को ये बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ याद रखना, यहाँ अगर तुमसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति करेंगे किसके सलाह से? सीजीआई के सलाह से। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो नहीं। अब है इनका वेतन। तो वेतन सुप्रीम कोर्ट में कितना था? मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का कितना था? 2,50,000। कितना था? 2,50,000, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ तुमसे पूछा जाए तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होगा 2,50,000। कितना होगा? 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश का कितना होगा? 2,50,000। ये वार्षिक है कि महीना है? ठीक है, प्रति माह, ठीक है, ये क्या है? प्रति माह, ठीक है। और अन्य जजों का अगर वेतन पूछा जाए तो 2,25,000। कितना होता है? 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 प्रति माह, ठीक है। तो याद रखोगे। क्या हुआ? क्या हुआ जी? कम हो रहा है क्या? जज मत बनना, ठीक है। चलो, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 प्रति माह। सुप्रीम कोर्ट में 2,80,000 और 2,50,000। ये दोनों का अच्छे से याद रखना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, सीजीआई जब भी बोलेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये हाईकोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जब हाईकोर्ट का बोलेंगे तो हम बोलेंगे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, ठीक है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। लेकिन सीजेआई जब बोलेंगे तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये एक ही होते हैं। और ये कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये तो हम फर्स्ट क्लास में ही चर्चा किए थे। सीजीआई जहां पे भी लिखा हुआ मिले या जहां पे भी हम बोले, इसका मतलब होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन हाईकोर्ट का जब बोलोगे तो क्या बोलोगे? चीफ जस्टिस ऑफ फलाना हाईकोर्ट, ठीक है, जो भी हाईकोर्ट है, चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, ऐसा करके बोलेंगे, ठीक है। यहाँ याद रखोगे सीजीआई। चलो, अब वेतन से एक और बढ़िया सवाल पूछा जाता है। अब यही सवाल सब बच्चा पढ़ के जाता है और ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ा हुआ रहता है और एग्जाम में यही पूछ लेगा, ठीक है। तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इनको जो सैलरी दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? अब जो बच्चा पढ़ा है वो तो बोलेगा संचित निधि से। कहां से बोलेगा? संचित निधि। लेकिन अगर खाली संचित निधि बोलते हैं तो वो केंद्र वाला होता है। अब देखना कंफ्यूजन कितना होगा, समझो कितना कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एक ही तराजू पे नाप चुके हैं ऑलरेडी। पहले बच्चा जान रहा था कि हाई कोर्ट होता है राज्य में और सुप्रीम कोर्ट होता है केंद्र में। तो हाई कोर्ट का सारा खर्चा कौन या सब चीज कौन देखेगा? राज्य। और सुप्रीम कोर्ट का देखेगा केंद्र। ये नॉर्मल जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो ये जानता है। लेकिन हम लोग ये बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट भी किसका चीज होता है? केंद्र वाले का ही, और सारा चीज वहीं से दिखता है। अभी हटाने का प्रक्रिया हम लोग देखे थे, ठीक है, वहीं से होता है। लेकिन ध्यान देना, भले ही ये केंद्र का हो, पर जहां पर है वहीं से इसको पेमेंट मिलेगा। जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स राज्य सरकार का है कि केंद्र सरकार का है? केंद्र सरकार का। पर सैलरी कहां से कौन देता है? राज्य सरकार। जिस राज्य में वो पोस्टेड होंगे वही राज्य सरकार उनको पेमेंट करेगी। ठीक वैसे ही हाईकोर्ट जहां का है पेमेंट उनको वहीं से मिलेगा। समझ में आ गया? यहाँ गलती होगा। एक छोटा छोटा बात ही एग्जाम में काम आता है। तो अगर कभी पूछ ले बताओ
हाई कोर्ट के जजों को सैलरी कहां से मिलता है? संचित निधि और राज्य के संचित निधि। आंसर क्या होगा? राज्य के संचित निधि। क्लियर हो गया? बोलो, राज्य के संचित निधि से। ठीक है, राज्य के संचित निधि से। ठीक है, तो याद रखोगे कहां से मिलेगा। निधि गलत लिखे क्या जी? ये बोला, ये ठीक है, ठीक है, राज्य के संचित निधि से। ठीक है, कहां से मिलेगा? राज्य के संचित निधि से। कोई दिक्कत? और याद रखोगे हाईकोर्ट के जजों को सैलरी कहां से मिलता है? राज्य के संचित निधि से। मुख्य न्यायाधीश का सैलरी कितना है? 2,50,000। अन्य न्यायाधीश का सैलरी कितना है? 2,25,000। कोई दिक्कत? बढ़िया आगे। तो ये था तुम्हारा न्यायाधीशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलो, नहीं? बढ़ जाए आगे, बोलो। सब चुपचाप बैठा रहता है ये। चलो, अब है हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब इस पे बहुत सारा सवाल नहीं आता है, कुछ कुछ सवाल आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा सवाल आता है, हाई कोर्ट से उतना सवाल नहीं आता है। फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार हम लोग देखेंगे, जैसे देखे थे। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सामान्यतः जो हाईकोर्ट में केस जाता है वह वैसे केस जाते हैं जो मतलब अगर दीवानी वाला मामला है या कोई मामला है जो कि हाई प्रोफाइल हो, मतलब जिसमें कानून का बहुत बड़ा कांड हुआ हो या कानून का कोई सवाल उठा हो, ऐसे केस कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में। सामान्यतः देखोगे दीवानी मामला जो होता है या फौजदारी मामला होता है वो सब कहां जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहां जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आएंगे तो यहाँ पे जो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है इसको हम लोग दो भागों में फिर बांट देते हैं। एक को बोलेंगे फौजदारी कोर्ट और दूसरे को बोलेंगे दीवानी कोर्ट। दीवानी कोर्ट वो हुआ जहाँ पे जो क्रिमिनल चीजें हैं उसको छोड़कर सारी चीजें, जैसे जमीन वगैरह का चीज हो गया, ये सारे मामला जो है ये सब जाएगा दीवानी कोर्ट में। ठीक है, जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं। और बाकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो सब कहाँ जाएंगे? क्रिमिनल कोर्ट। तो यहाँ से ये फिर दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद देखोगे तो हाई कोर्ट एक ही होता है, इसी में दोनों मामला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट भी एक ही होता है, इसमें ही में दोनों मामला जाता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तौर पर अगर देखेंगे तो दीवानी मामला वैसे मामला जाएंगे जो क्या होगा? जिसमें एक पक्ष कौन है? सरकार है। कौन है? सरकार है। या नहीं तो कोई विशेष कानूनी प्रावधान का मामला है तभी जाएगा। नहीं तब सामान्यतः ये सब केस कहां जाता है? निचली अदालतों में। कहा जाता है? निचली अदालतों में। तो हाई कोर्ट में ऐसे मामले तभी जाएंगे या तो कुछ विशेष कानून का मुद्दा उठा है इसको लेकर जाएंगे दीवानी मामला को, या नहीं तो कौन सा मामला? जहां पे एक पक्ष सरकार हो। जैसे मान लो किसी राज्य में कोई विवाद हुआ, इसमें एक पक्ष सरकार है दूसरा पक्ष कोई और है, ये भी मामला कहां चला जाएगा? पहली बार हाई कोर्ट में। लेकिन अगर दो आदमियों के बीच में झगड़ा हुआ या कुछ हुआ तो ये मामला हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, इसको पहले लोअर कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, फिर अपील करके जा सकते। तो क्या कोई भी दीवानी मामला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है हाई कोर्ट में? तो आंसर है हाँ, आता है। वैसा मामला जिसमें एक पक्ष कौन हो? सरकार हो, या नहीं तो कोई विशेष कानूनी प्रावधान हो। कोई दिक्कत? इसके बाद संसद व विधानमंडल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको याद रखोगे। संसद व विधानमंडल के चुनाव संबंधी मामला। अगर संसद में दोनों आ गया, राज्यसभा और लोकसभा, और दूसरा विधानमंडल, इसमें आ गया विधानसभा और विधान परिषद। इसके चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी होता है, ध्यान देना यहाँ पे दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया एक होता है, जो चुनाव के दौरान जितने भी मामला है वो सब जाता है चुनाव आयोग। कहाँ जाता है? जितना भी तुमको किचुड़ कुचुड़ कांटा करना, कितना भी करना है, ये सब किसके सामने जाके करोगे? चुनाव आयोग के सामने। चुनाव के दौरान, चुनाव एक बार संपन्न हो गया, चुनाव आयोग का काम खत्म। अब अगर किसी कैंडिडेट मतलब कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको लेकर, मतलब किसी भी मामला को लेकर, मान लो कोई विवाद है, तुमको लग रहा है कि ये कैंडिडेट में गड़बड़ी है, ठीक है, या किसी भी तरह का मामला, परिणाम गड़बड़ आया है, कुछ है, तब अब हम लोग कहाँ जाएंगे? न्यायालय। कहाँ जाएंगे? न्यायालय। दोनों चीज को ध्यान से याद रखना। चुनाव से संबंधित मामले दो जगह जाते हैं। चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले वाले जो चुनाव से संबंधित मामले हैं वो सब निर्वाचन आयोग। कहाँ जाएगा? निर्वाचन आयोग। चुनाव संपन्न होने के बाद परिणाम से संबंधित या किसी के अयोग्यता से संबंधित या किसी भी तरह का मामला होगा, वो सारे मामले कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। अब विधानमंडल तक तो बच्चा हाई कोर्ट मार सकता भी है, लेकिन संसद वाला नहीं मारता है। तो याद रखोगे हमारा ये दोनों केस, चाहे संसद का हो या कौन सा हो, विधानमंडल का, दोनों केस कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। और ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये प्रावधान तय किया गया है कि जितने भी मामले होंगे इस तरह के, वो सब कहाँ जाएगा? पहले हाई कोर्ट में जाएगा। कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट में मनवा देना। और अगर वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मामला है तब कहाँ जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट। क्या पूरा क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करते हैं। संसद के कोई भी मामले हो चुनाव से संबंधित, जो चुनाव खत्म होने के बाद उत्पन्न हुआ है, ये सारे मामले कहां जाएंगे? हाई कोर्ट। ठीक है, और विधानमंडल वाला भी कहां जाएगा? हाई कोर्ट। अब बोलोगे ये कैसे होगा? ठीक है, विधानमंडल वाला तो समझ में आता है, संसद वाला कैसे होगा? तो जहां का संसद है, समझ में आया, वहां के हाई कोर्ट में जाएगा। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? अगर मान लो एक संसद बिहार से है, कोई किसी क्षेत्र से होगा, ठीक है, बिहार का संसद का संख्या लिमिटेड है ना जी, अनलिमिटेड तो नहीं है कि कोई भी खड़ा होकर संसद बन गया। ठीक है, या बिहार के क्षेत्र से खड़ा होकर झारखंड का सांसद बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बिहार में तुम खड़े हो, बिहार से ही जीतोगे, तो विवाद भी कहां उत्पन्न होगा? बिहार में ही उत्पन्न होगा। बिहार के संसद पर विवाद राजस्थान वाला क्यों करेगा? नहीं समझ में आया? कोई आदमी राजस्थान से चुनाव लड़ा है, वो बिहार के संसद के खिलाफ क्यों कार्रवाई करवाएगा? कौन कार्रवाई करवा सकता है? जो हारा है। कौन कार्रवाई करवा सकता है? जो हारा है। ऐसे कोई कार्रवाई नहीं करवा सकता है। अरे एग्जाम दिए हो तब तो तुमको प्रॉब्लम होगा, इसको समझो। एग्जाम में दो कैंडिडेट बैठा हुआ है, एक पास कर गया, एक फेल कर गया। अब जो फेल किया है उसी को तो लग रहा है कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुआ है। अगर कोई एग्जाम में बैठा ही नहीं है तो क्या तुम केस कर सकते हो? क्या कभी कर पाओगे कि हमको लग रहा है कि एग्जाम में गड़बड़ी है इसलिए हम केस कर देते हैं? तो जैसे केस करोगे वहां पूछा जाएगा तुम कौन, हम खामखा। ठीक है, मतलब हम बाहर में खड़े थे, हमको लग रहा था गड़बड़ी है, ऐसा थोड़ी होगा। बोलेगा तुम एग्जाम दिए हो जी? नहीं, लात मारेगा भाई, भाग यहाँ से। एग्जाम दिया है नहीं और एग्जाम गड़बड़ी का इल्जाम लगाने आया है। हाँ, ये उसका राइट है जो एग्जाम में बैठा हुआ है, जो एग्जाम दिया है, वो बोलेगा हम कैंडिडेट हैं, देखिए गड़बड़ी हुआ है और हम कंप्लेन करना चाहते हैं। बोलेगा तुम आओ, ठीक है, तुम बाहर निकलो। ठीक है, तो वैसे ही चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी हुआ है तो क्या हम कंप्लेन करेंगे या जो हारा है वो कंप्लेन करेगा? तो जो हारा है वो। मेरा सारा मामला अगर कोई सवाल उठता है कि चुनाव के दौरान ही उठेगा, चुनाव संपन्न हो गया इसके बाद तुम्हारा क्या मामला? कोई मामला नहीं। तो जो कैंडिडेट हारा है सामान्यतः उसी को अधिकार मिला हुआ, वो भी जितने भी कार्रवाई होंगे वो चुनाव संपन्न होने के 45 दिन के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 45 दिनों के अंदर जितने भी कार्रवाई करने हैं ये सब उसी के 45 दिन के अंदर ही आपको सोच समझ के सब चीज करना है। अगर ये समय बीत गया तब आप कंप्लेन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो अगर संसद या विधानमंडल चुनाव के बाद कोई प्रॉब्लम होता है किसी सदस्यता को लेकर या किसी भी मामले को लेकर, सारा मामला कहां जाएगा? संबंधित हाईकोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, एक बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया कि प्रधानमंत्री चुनाव से संबंधित मामला कहां जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये वही क्वेश्चन सेट करने वाला होगा जो एग्जाम ढंग से कभी तैयारी भी नहीं किया है, किसी सेटिंग गेटिंग से वो एग्जामिनर बन गया है। ठीक है, हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री का तो पहले चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री चुनाव का मामला हो नहीं सकता है। लेकिन अगर वो सवाल पूछा है तो तुम सवाल छोड़ के भी नहीं आ सकते हो। तो क्या करोगे वहां? हाँ, क्योंकि उसके सेंस दिमाग में जो चल रहे सेंस वो क्या है? वो संसद ही वाला चला, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बना है तो कहीं ना कहीं से वो संसद होगा। ठीक है, या तो वो लोकसभा सदस्य हो या नहीं तो राज्यसभा से हो, कहीं ना कहीं से वो सांसद ही होगा। ठीक है, तो ये मामला सांसद का हो गया और इसीलिए मामला कहां चला जाएगा? हाई कोर्ट में। वो प्रधानमंत्री से संबंधित कोई भी मामला नहीं पूछा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि चुनाव होता है। ठीक है, चलो अगला है न्यायालय के अवमानना का मामला। अब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अधिकार मिला हुआ है कि न्यायालय का अगर कोई अवमानना कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और यहीं पर यह भी कहा गया है कि दोनों कोर्ट जो है अभिलेख्य न्यायालय होगा। तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख्य न्यायालय होता है किस अनुच्छेद के तहत? 129 के तहत। और हाईकोर्ट अभिलेख्य न्यायालय होता है किस अनुच्छेद के तहत? 215 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 215 के तहत। ये सब याद रखोगे। और अब जैसे नोट्स मिलेगा उसमें हम एक ब्लैंक पेज दिलवाएंगे, उसमें सबको अपने से लिखना है। ठीक है, जितना भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलते हो अनुच्छेद है वो सारा। ठीक है, जो नहीं पढ़े हो अभी और जिसको लग रहा है कि हम गलती कर देंगे तो वो पहले रफ में लिखना और उसके बाद हमको एक बार दिखा लेना तब लिखना। ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा खुद से। चलो, तो न्यायालय के अवमानना का मामला। इसके बाद मौलिक अधिकार का मामला। जानते हो कि मौलिक अधिकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है, और इसके लिए हम रिट जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। तो याद रखोगे इसका मामला भी। तो रिट जारी करने का अधिकार कौन सा हो गया? अनुच्छेद 226। ठीक है, चलो इसके बाद है कुछ अन्य मामला और यहाँ से कुछ कुछ सवाल आता है, याद रखना है। ठीक है, ये सब में से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? संसद वाला और विधानमंडल वाला। बाकी इससे एक दो सवाल कभी कभी पूछ लेता है। तो कंपनी अधिनियम से संबंधित अगर कोई मामला होगा, कंपनी अधिनियम समझते हो? कंपनी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाने के लिए बार बार अधिनियम पारित किया जाता है। तो कंपनी अधिनियम से संबंधित अगर कोई मामला होगा तो प्रथम बार ये कहां चला जाएगा? हाई कोर्ट में। कहां चला जाएगा? हाई कोर्ट।
विवाह और तलाक का अगर मामला है तो ये भी कहाँ जा सकता है, हाईकोर्ट। ये हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा, वो मामला वहां जा सकता है। ठीक है, वसीयत का अगर कोई मामला है तो ये भी कहाँ डायरेक्ट जा सकता है, हाईकोर्ट में। ठीक है, और वसीयत का छोटा मोटा मामला नहीं, वसीयत का अगर कोई बड़ा मामला है जहाँ वंशावली से संबंधित कोई विवाद हुआ है तो वहां ये जा सकता है। इसके बाद सरकारी निकायों के बीच में अगर कोई विवाद है, सरकारी निकाय में तो समझते हो ना, अलग अलग डिपार्टमेंट वगैरह है, अगर इसमें कोई विवाद हुआ है तो ये भी मामला कहाँ चला जाएगा, हाईकोर्ट। जैसे एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, ऐसे मामले भी कहाँ चले जाएंगे, हाईकोर्ट। या तुमको किसी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम हो गया तो कहाँ चला जाएगा, हाईकोर्ट। अभी रिसेंटली तुम देखो मतलब बीपीएससी वाले पे, बीपीएससी पे केस हुआ था, कहाँ चला गया वो मामला, हाईकोर्ट चला गया। ऐसे वो मामला तो ऐसे क्या बोलते हो, मौलिक अधिकार के तहत लेके गया था, लेकिन ऐसे मामले हाईकोर्ट जा सकते हैं अगर कोई दो निकाय के बीच में दिक्कत हुआ हो या किसी निकाय से कोई प्रॉब्लम हुआ हो, तो ये सारा मामला हाईकोर्ट में जा सकता है। क्या हाईकोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार समझ में आया? इसमें एक दो सवाल तुमको अच्छे से याद रखना है। एक तो ये वाला ज्यादातर पूछा जाता है, दूसरा कंपनी अधिनियम वाला मामला तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये दो चीज। और अगर ये सभी कभी पूछ ले तो हम लोग को पढ़ लेना है एक बार, ये पढ़ लिए हैं, ये सब याद है मेरे दिमाग में। ठीक है, चलो इसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें सब बहुत कम पूछा जाता है, नाम आपके बराबर पूछा जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केस हैं जहां पे सवाल आते हैं। एक है तुम्हारा पेटेंट वाला मामला। कौन सा मामला है, पेटेंट मामला। ये अन्य मामला में जो लिखे हैं पेटेंट मामला। ठीक है, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, दिवालियापन। ठीक है, इसमें सबसे अधिक जो सवाल पूछाते हैं वो कौन सा है, पेटेंट और कॉपीराइट। ये दोनों मामला सामान्यतः जो है ये जाता है लोअर कोर्ट में। कहा जाता है, लोअर कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्तर पर। ठीक है, यहाँ पे ये जाएगा मामला। अब यहां से ये मामला रेफर होगा तभी जाएगा हाईकोर्ट। ठीक है, चलो एक तो देख लेते हैं। फौजदारी मामला, क्या हाईकोर्ट में केस अपील किया जा सकता है? कौन सा, हाँ, दीवानी मामला भी किया जा सकता है, फौजदारी मामला भी किया जा सकता है। तो फौजदारी मामला में कुछ ऐसे केस हैं जो कि सामान्य रूप से अपील होने लायक पहले से एलिजिबल होता है, लेकिन बाकी सारे केस जो है उस पर परमिशन लेना पड़ता है। पहले हाईकोर्ट में तुमको परमिशन लेना पड़ेगा, हम अपील करना चाहते हैं, ये अपील हमको करने की परमिशन दिया जाए। परमिशन मिल जाएगा तभी तुम अपील करोगे। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें डायरेक्ट अपील हो जाता है, जैसे कि अगर किसी को मृत्युदंड मिला है, ऑब्वियस है उसके पास तो एक ही चांस मिलता है, वो है अपील करने का। ठीक है, तो मृत्युदंड अगर मिला है तो बिना किसी विशेष परमिशन का वो कहाँ अपील कर सकता है, हाईकोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या निचली अदालत उसको क्या दे दिया है, मृत्युदंड, ठीक है, तो वो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है डायरेक्टली बिना किसी तामझाम का। ठीक है, या नहीं तो 10 वर्ष से अधिक का सजा मिला है, क्या मिला है, 10 वर्ष से अधिक का सजा, या नहीं तो आजीवन कारावास। ठीक है, ये दोनों मामला, यानी अगर 10 वर्ष से अधिक का सजा है या नहीं तो मृत्युदंड मिला हुआ है, और 10 वर्ष से अधिक का सजा है तो आजीवन भी उसी में आ जाएगा, आजीवन कारावास। ठीक है, तो याद रखोगे ऐसे मामले में डायरेक्ट अपील किया जा सकता है, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पैसा सुनाया, ठीक है, तो डायरेक्ट ये अपील कहां हो जाएगा, हाई कोर्ट में। इसके अलावे जो अन्य फौजदारी मामले होंगे वहां सबसे पहले हाईकोर्ट से क्या लेना होगा, परमिशन, कि हम ये केस अपील करना चाहते हैं। अगर वो केस जेन्युइन हुआ तो तुमको परमिशन मिल जाएगा, सामान्यतः मिल जाता है। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें, इस दोनों केस में कोई भी अलग से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब बड़े केस हो गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया तो बहुत बड़ा बात हो गया। ठीक है, तो ये अपील करने का अधिकार तुमको मिलेगा। वैसे ही अगर 10 साल का कारावास या आजीवन कारावास मिला है तो भी तुम अपील कर सकते हो, कोई दिक्कत। और अगर दीवानी मामला पूछा जाए तो सामान्यतः सभी मामला, कुछ ऐसे हाईकोर्ट है जो कुछ सीलिंग सेट करके रखा है, ठीक है, इतने क्या बोलते हो, इतने से अधिक का मामला होगा तभी मेरे पास आएगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। हाँ, इस केस में होता है। अगर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखोगे कुछ कोर्ट में सीलिंग सेट किया हुआ, मतलब सीलिंग नहीं, मिनिमम, कि जैसे किसी कोर्ट में होगा कि 5 लाख से ऊपर का केस होगा तभी हाईकोर्ट में आएगा, वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का। कहाँ होगा वो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कि अगर मान लो 5 लाख का मामला से अधिक का केस है तो वो केस कहाँ फाइल हो सकता है, कहाँ हो सकता है, हाई कोर्ट में। ये सारे में एक जैसा नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ते नहीं है, ये अलग अलग कोर्ट में अलग अलग हो सकता है। कुछ ऐसे बड़े कोर्ट है जैसे दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, मुंबई हो गया, ये सब में 2 करोड़ है। कितना है, 2 करोड़। 2 करोड़ का मामला अधिक होगा तभी तुम डायरेक्टली हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ऐसे मामले होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वो हम लोग सीखेंगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर अपीलिया पूछा जाए तो सामान्यतः सभी तरह के दीवानी मामला अपील किए जा सकते हैं, उसमें कोई अमाउंट का फिक्स किया हुआ नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद अन्य मामला देख लिए, कौन कौन सा, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, दिवालियापन। अगर पूछा जाए कि कॉपीराइट से संबंधित मामला कहां जाएगा, ध्यान देना ये सब क्वेश्चन पर, कहां जाएगा, ये जाएगा लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद, हाँ, उसके बाद कहां जाएगा, हाई कोर्ट, डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। मुकदमे के हस्तांतरण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास था क्या, बिल्कुल था। तो सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुकदमा भेज सकता है, या नहीं तो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह से उठाकर मुकदमा हाई कोर्ट में भेजा सकता है। ये सारे अधिकार किसके पास थे, सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है।
कि निचली अदालतों से अगर कोई सुप्रीम हाई कोर्ट को ये लगा ये मामला जो है ये कानून रूप से पेचीदा वाला मामला है और ये हाई कोर्ट के बस के बात नहीं है, तो ये आदेश दे देगा कि तुम अपना केस किसके पास भेज दो, मेरे पास। ये दोनों तरह के हो सकते हैं कि अगर कोई विधि संबंधी विवाद है तो सुप्रीम सॉरी हाई कोर्ट केस को अपने पास मंगा लेगा और विधि वाला जितना पोर्शन है वो डील कर देगा, बाकी बोलेगा तुम फैसला अपना सुनाओ। नहीं समझ में आया? अगर किसी केस को हाईकोर्ट अपने पास बुलाता है, इसमें मुख्य मुद्दा क्या होगा? विधि संबंध का मामला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधि संबंधित मामला। विधि मतलब समझते हो ना, कानूनी मामला होना चाहिए। मतलब कानून, जैसे मान लो कुछ ऐसा बात हो गया कि नॉर्मल रूप से तुम चोरी किया, 10 रुपए 20 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए 10,000 रुपए चोरी किया, इसमें सजा मिलेगी, ये तो कोई मामला है ही नहीं। ऐसे केस तुम्हारे लोअर कोर्ट में ही डिसाइड होंगे, इस समय हाई कोर्ट इंटरेस्ट नहीं लेगा। पर ऐसा कोई मामला हो जिसमें कानूनी पेच फंस गया है, नहीं समझ में आया? ऐसे तो केस हो सकते हैं भैया, इस हिसाब से तो ये गलत है पर इस हिसाब से ये गलत नहीं है, ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें कानूनी रूप से लोग फंस जाते हैं। अब क्या किया जाए? तो अगर हाई कोर्ट की नजर में ऐसा लगा यहाँ पे कानून का मुद्दा फंस गया है, तो क्या करेगा हाई कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो केस कहां मंगा लेगा? अपने पास। या तो ये पूरा फैसला खुद ही कर देगा या नहीं तो कानून वाला मामला क्लियर करके वापस कहां भेज देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सामान्यतः ऐसा होता है, अपने पास अगर मंगा लिया तो सारा फैसला कहां होगा? हाई कोर्ट में होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बाद है प्रशासकीय अधिकार। यहां से सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ऐसे पहले भी हम चर्चा किए हुए कि निचली अदालत जितने भी हैं वो सभी आते हैं हाई कोर्ट के अंदर। समझो हमारे यहाँ पे हायरार्की सिस्टम है, इसमें सबसे ऊपर कौन? सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे कौन? हाई कोर्ट। और ये सारे जो नीचे वाले कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय जितने भी हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में जितने कोर्ट हैं सबका माई बाप कौन होता है? हाई कोर्ट। तो उन कोर्ट्स में जो एम्प्लॉय है उसमें जितने भी चीजें हैं जैसे कि नियुक्ति, पदोन्नति, छुट्टी, इन सारे मामलों से लेकर कानून अगर बनाना है तो सबके लिए कानून कौन बनाएगा? हाईकोर्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरा समझ में आ गया? तो क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पे मुख्य रूप से तुमको याद क्या रखना है? संसद और विधानमंडल का चुनाव संबंधी विवाद। ध्यान देना, ये सारे विवाद चुनाव के पहले के होंगे, चुनाव के दौरान के होंगे या चुनाव के बाद के होंगे? चुनाव के बाद के। चुनाव के दौरान कोई भी मामला है तो ये चुनाव प्रक्रिया से संबंधित होगा। ये सारे मामले कहाँ जाएंगे? चुनाव आयोग। कहाँ जाएंगे? चुनाव आयोग। ठीक है? न्यायालय का अवमानना का मामला ये सब तो कर लोगे, मौलिक अधिकार का रक्षा ये भी कर लोगे। ठीक है? कुछ अन्य मामला में देखोगे, कंपनी अधिनियम का मामला, विवाह तलाक का मामला, वसीयत का मामला, सरकारी निकायों के बीच में अगर कोई विवाद हुआ है तो ये सारे मामले हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे। बाकी सारा कोई भी दीवानी मामला हो, फौजदारी मामला हो, ये सब अपीलीय क्षेत्राधिकार में आएंगे। दो केस अच्छे से याद रखना, मृत्यु दंड या 10 वर्ष से अधिक सजा या आजीवन सजा कारावास है, ऐसे मामले डायरेक्ट अपील किए जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला सुनाया और इसके बाद तुम अपील कर सकते हो दूसरे दिन। कहां कर सकते हो? हाई कोर्ट में। बाकी अगर और कोई फौजदारी मामला है तो पहले तुमको हाई कोर्ट में क्या लगाना होगा? अपना अपील का एप्लीकेशन लगाना होगा, रिक्वेस्ट लगाना होगा, हम अपील करना चाहते हैं। फिर हाई कोर्ट से परमिशन मिलेगा, हाँ ठीक है तुम अपील कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये मामला है तो रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई मामला है तो रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा, उसकी के बाद तुम लगाओगे अपील के लिए। ठीक है? और समानता दीवानी मामला जो है वो सारे लग सकते हैं। अन्य मामला में क्या क्या आएगा? पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, ठीक है, दिवालियापन, ये सारे मामले आएंगे। मुकदमे जो केस है उसका हस्तांतरण का अधिकार भी हाईकोर्ट के पास है और ये लोअर कोर्ट से अपने पास हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है? लेकिन मामला वही है कि कैसा मामला होना चाहिए? विधि संबंधी मामला होना चाहिए। प्रशासकीय अधिकार भी है, यानी जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं सबके लिए नियुक्ति से लेकर छुट्टी तक के कानून कौन बनाते हैं? हाईकोर्ट, संबंधित हाईकोर्ट। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो नहीं।